आदाब, मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। नई संसद के पहले सत्र की शुरुआत से ही इमरजेंसी पर बहुत जारी है ये एक बहस। सरकार कांग्रेस पर हमलावर है। वो बार बार याद दिला रही है कि 50 साल पहले, याद रहे 50 साल पहले किस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया था। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के कई साथी दलों के नेता आपातकाल में सरकार के खिलाफ खड़े थे, लेकिन आज की तारीख में इंदिरा गांधी और इमरजेंसी को लेकर उनके विरोध के सुर बदले हुए हैं। हाल ही में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बहुत सधे हुए शब्दों में आपातकाल पर अपनी बात रखी थी। इमरजेंसी को धब्बा भी बताया था और इंदिरा गांधी के व्यवहार की तारीफ भी की थी। इन सब के बीच शुक्रवार को सरकार ने बाकायदा अधिसूचना यानी कि गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। दरअसल 2024 के चुनाव में विपक्ष ने लगातार संविधान पर खतरे की बात की है और मौजूदा दौर को अघोषित इमरजेंसी या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बताया है। ये शायद 2024 के नतीजों का असर है कि सरकार को अब इस मुहिम की राजनीतिक काट करने की जरूरत है और वो खोज रही है कि कोई एक नया नैरेटिव सेट हो पाए। यही वजह है कि 18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में लोकसभा स्पीकर ने इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। फिर राष्ट्रपति के जॉइंट एड्रेस में इमरजेंसी की आलोचना की गई। जॉइंट एड्रेस पर चर्चा के दौरान भी इमरजेंसी के सवाल पर पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखे। विपक्ष सरकार पर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाने का आरोप लगातार लगाती रही है। तो अब सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर एक नए लड़ाई की शुरुआत की है, या कहा जाए एक नई लड़ाई छेड़ दी है। और मुकाबला में हमारा आज का सवाल यही है, संविधान के असली रक्षक कौन हैं? हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं सुधींद्र भदौरिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रदीप भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सुबेद कुमार मेहता आरजेडी से हैं, केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं जदयू के और गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता हैं भाजपा के। गुरु, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। सवाल ये है कि कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार ने खुद रिग्रेट किया है कि जो 1975 में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तो फिर से क्यों याद दिला रही है सरकार? मरिया, देखिए, होलोकॉस्ट को हम क्यों याद करते हैं? इतने मास स्केल जिनोसाइड वायलेंस को हम इसलिए याद करते हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने के लिए कोई सोचे भी ना। संविधान महज एक दस्तावेज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मात्र एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक आदर्श है, एक मूल्य है, एक वैल्यू सिस्टम है। आज हद तो तब हो गई मरिया जब शिवसेना के नेता ये संजय राउत जी जस्टिफाई कर रहे थे, कह रहे थे अराजकता थी तो इमरजेंसी लगा था। मैं आश्वस्त हूं कि आदरणीय केसी त्यागी जी यहां बैठे हैं, वो बता पाएंगे कि अराजकता थी तो इमरजेंसी लगाना आवश्यक हो गया था। 70 लाख से अधिक पुरुषों की नसबंदी आवश्यक हो गई थी। क्या ये एक्सेप्टेंस भी है कि जो अभी 2024 के चुनाव के नतीजे आए हैं, उस वक्त जो ऑपोजिशन ने एक नैरेटिव बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो एक नैरेटिव आपको इलेक्टोरल लॉसेस दिया है, खास करके महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए मरिया, मैं कुछ हद तक आपके इस बात से तारुफ रखता हूं कि ये भ्रम फैलाने का तो काम किया गया था, लेकिन अगर एक निष्पक्ष मूल्यांकन हो, एक निष्पक्ष आकलन हो, तो आप बता पाएंगी। और अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग शब्द का उपयोग किया, अघोषित आपातकाल, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। मुझे समझ में नहीं आता है पिछले 20 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री को किस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है। ये कौन से अघोषित आपातकाल में होता है मरिया, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या क्या नहीं कहा गया? चलिए, मैं प्रदीप भाटी जी से पूछती हूं, क्यों अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बोलते हैं? उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, उनका ये कहना है। धन्यवाद मारिया जी। देखिए, कोई भी 1975 के आपातकाल को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है और नहीं कर सकता है। हमारे भी शीर्ष नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी भी उस टाइम पे 19 मंथ के लिए उसमें जेल में थे। लेकिन बात वो नहीं है। बात अभी क्या है कि अतीत के घावों को कुरेद कर
भारतीय जनता पार्टी अपनी स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर को बड़ा अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही है, जो कि असलियत नहीं है। आज के जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान भटका के आप आज पेपर लीक जैसे जो मुद्दे हैं, बाढ़ से ग्रस्त हैं कि कई सारे प्रदेश, ये बड़ी समस्याएं हैं जहां माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन करते हैं पुलों का, सड़कों का, एयरपोर्ट टर्मिनल्स का, कैसे ध्वस्त हो रहे हैं, किस तरह से वहां पाताल तक सड़कें गुरु प्रकाश पासवान उसी स्टेट से आते हैं। हाँ, बिहार में लगभग 9 पुल अभी कुछ ही दिन में गिरे हैं। उस तरह की अगर चीजें होंगी और आप बात करना चाहेंगे आपातकाल की, अगर हम मैं आपको बहुत पीछे नहीं लेके जाना चाहता, तो अगर तारीखों की बात करें तो 30 जनवरी 2024 चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में तारीख की बात हो रही है, और वही 30 जनवरी 1948 क्या हुआ था सारे देश ने देखा, हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है। उसी तरह अगर तारीखों की बात करें तो कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पिछले आपने सरकारों को गिराना हो देखा हो, किस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, वो लोकतंत्र, वो संविधान की रक्षक कौन है? किस तरह का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी लेके आना चाहती है? केसी त्यागी जी कौन है? आप लोग बन गए हैं। मारिया जी, इतने गंभीर और संवेदनशील सवाल पर और प्रसंग पर इतनी हल्की फुल्की बहस की मैं आशा नहीं करता। मेरे मित्र सुदीन भदौरिया और मैं अपने एकेडमिक कैरियर को छोड़ करके जेल गए थे। इनके तो माताजी और पिताजी दोनों भी जेल में थे, और हमारे पैनलिस्ट भूल रहे हैं कि उस समय क्या माहौल था। मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, MK स्टालिन, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी एंड अबॉल चरण सिंह एंड JP, क्या हम लोगों का दोस्त था। 12 जून को मैं, प्रदीप जी आपकी उम्र कम है, मैं और सुधींद्र आपको बताना चाहते हैं कि राजनारायण जी ने एक याचिका दायर की थी, वो मुलायम सिंह जी के और हमारे नेता थे, कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में 1971 में करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ की हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने शराब भी पिलाई है, इन्होंने और भी गलत काम किए हैं, और उन मिसेस गांधी को 6 साल के लिए हटा दिया और उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया। इससे पहले मैं और थोड़ा बताऊं, जो जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा, उनको एक कांग्रेस के MP ने ब्राइब करने की कोशिश की, उनका जो PA था उसको ब्राइब करने की कोशिश की। बहुगुणा जी ने मुझे बताया कि मुझको इसलिए हटाया गया कि मैं श्रीमती गांधी के मुकदमे को ठीक से फॉलो क्यों नहीं कर पाया, और क्यों नहीं बताया कि मेरे खिलाफ ये होने वाला है। और फिर हम लोगों ने इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगा, जिसमें आपके नेता मुलायम सिंह जी भी शामिल थे। 18 जून को तय हुआ दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग होगी। जयप्रकाश जी का जहाज़ आने वाला था कोलकाता से, वो जहाज़ कैंसिल कर दिया। फिर 25 तारीख की मीटिंग तय हुई कि नहीं, अब सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी। मैं भी उस दिन इत्तेफाक से मंच पे था, मदन लाल खुराना जनसंघ के नेता थे, वो कन्वीन कर रहे थे। जयप्रकाश जी, जिसको आज आपकी सहयोगी पार्टियां अराजक, देशद्रोही, CIA का एजेंट वगैरह वगैरह से विभूषित कर रही हैं, उन्होंने जो भाषण दिया उसका 100% मेरे पास है। उन्होंने कहीं सेना को विद्रोह करने के लिए नहीं कहा। मिनिमम और मैक्सिमम जो उन्होंने कहा था वो ये है कि ये सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है और इसके गलत फैसले को मत मानो। हम घर पहुंचते हैं और एक तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया था, ये मैं आपको बताऊं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे चंद्रशेखर जी। उन्होंने इंदिरा जी में और जयप्रकाश जी में 2 बार तालमेल कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप लड़िए विरोधियों से, लेकिन जयप्रकाश जी संत है, इनसे मत लड़िए। उनकी भी बात नहीं मानी गई और उनको भी जेल में डाल दिया। जयप्रकाश जी क्या देशद्रोही थे जिन्होंने 1942 में जेल तोड़ करके आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हाँ, चौधरी चरण सिंह जी, ये जो केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा, उससे अभी का क्यों आज प्रेजेंट जनरेशन यूथ क्यों याद रखे? बहुत बढ़िया किया मारियन, आपने मेरे से सवाल पूछा। मैं 9 मई को मॉस्को में था जहां विक्ट्री दिवस मनाया गया है। 1945 9 मई 1945 को पूरा ईस्ट यूरोप हिटलर की तानाशाही के खिलाफ जीता था। आज कोई गांव नहीं है ईस्ट यूरोप का जिस गांव में फंक्शन ना मन रहा हो, कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है। क्यों ईस्ट यूरोप के लोग
9 मई को आज ही मनाते हैं। 25 जून को मामूली दिन नहीं था, लोकतंत्र का गला घोटा गया था, सारी मर्यादाएं खत्म होगी। तो इसलिए बार-बार याद करना पड़ेगा। नीरेन डे, उसने कहा सारी जिंदगी जब तक हम जिंदा हैं। चलिए, इसीलिए केसी त्यागी जी और सुधींद्र भदौरिया जी, क्योंकि दोनों अपनी आप बीती बता रहे हैं, तो उन लोगों को स्क्रीन पे रखा जाए और ये बताया जाए कि क्या रेलेवेंस है इस तारीख का आज के दिन के लिए, और क्यों बार बार याद दिलाना चाह रही है भाजपा, अगर वो राजनीतिक फायदा नहीं सोच रही है तो। देखिए, मैं किसी एक सत्ता प्रतिष्ठान के बारे में नहीं कहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश जी ने जब पत्र लिखा इंदिरा जी को कि इस देश के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे देश गलत दिशा में जा रहा है, तो इंदिरा गांधी से वो उम्मीद करते थे कि वो बातचीत करेंगी, पर उन्होंने टकराव का रास्ता तय किया। तो उस समय, उस दौर में एक कविता बाबा नागार्जुन ने लिखी, जो वहाँ के सबसे मशहूर लोक कवि हैं। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और इंदिरा गांधी की सत्ता बर्बर है और बौराई है, और उस बर्बरता और बौराई सत्ता ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, मैं ये क्या बताऊं कि हम पूरा परिवार ही जेल में डाल दिया। मतलब मेरे पर तो ऐसा आरोप लगाया कि मैं चंबल का पुल डायनामाइट से उड़ाना चाहता हूं, और मैं जेएनयू का स्टूडेंट था, और वहां से मुझे गिरफ्तार करके ले गए, और तरह तरह की यातनाएं भी दी बीच में उन्होंने। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, बल्कि हमारी जो अभी पत्नी है उन तक को गिरफ्तार करके हौस खास थाने में रंजना कुमारी को भी रखा गया। तो ये इन लोगों का उस समय इंदिरा जी का ये, और जो आपने प्रश्न किया कि क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं, बहुत सारी गैर बराबरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी 356 का इस्तेमाल करके केरला की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया था। ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे आदमी को हराने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए, और जब वो संसद पहुंचे तो उन्होंने गैर बराबरी की, उन्होंने दूरी बताई कितनी बढ़ती जा रही कि एक आदमी चाराना पे जिंदा है और एक आदमी 25,000 रुपए रोज पर उस पर खर्च हो रहे हैं। तो ये जो सत्ता का जो स्वरूप होता है, जब ये निरंकुश होने लगता है, तो निश्चित तौर पर उस सत्ता प्रतिष्ठान को बचाए रखने के लिए लोग दमन करते हैं। पर हम इसलिए आपातकाल को हमें याद करना चाहिए, जैसा मेरे मित्र त्यागी। तो इसलिए आपको लगता है कि संविधान हत्या दिवस जो की चर्चा जो हो रही है, और इसकी शुरुआत इनॉग्रल सेशन ऑफ द 18th लोकसभा से हुई है। देखिए, वो अवसर क्या चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, पर देश की जनता को ये याद रखना चाहिए कि अगर लोकतंत्र जीवित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो उसमें जयप्रकाश नारायण का एक वाक्य से मैं खत्म करना चाहूंगा। जयप्रकाश नारायण ने कहा था, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी is not once over thing. It has to be fought for and won every day within the family, within the society that you live, and within the state. And that is the reason why it should be remembered. Okay. देखिए मारिया जी, जितनी भी बातें अभी आई है, त्यागी जी ने कहा, भदौरिया जी ने कहा, संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं, पर आज निकल कर आ रहा है कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। अगर रशिया की इन्होंने बात कही तो संविधान दिवस तो हम लोग मनाते ही है 26 नवंबर को। अब जहां तक बात रही कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों इस तरीके की हत्या की शब्द का एनालॉग लाना चाहती है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र ही जो है हिंसक रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, बहुत गंभीर बात है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सावरकर साहब ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है 6 एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसमें जो है मौर्य वंश का जो खात्मा किया, अंतिम राजा थे बृहद्रथ मौर्य, उसको खात्मा किया पुष्यमित्र शुंग ने, तब से ये प्रवृत्ति चली आई है। और 1943 में भी देखिएगा, जो हिंदू महासभा था लेड बाय सावरकर जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया, उन्होंने सिख लीग के साथ अलायंस किया नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, और जीते भी। और उनका ये, लेकिन सुबोध जी, आज की चर्चा करें, आज आ रहा तो क्या आपके जो राजनेता हैं लालू जी और यहाँ पर अखिलेश यादव, आप लोग की पॉलिटिक्स हिपोक्रेसी नहीं है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोनों पार्टीज का शुरुआत इमरजेंसी, एंटी इमरजेंसी से हुआ था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए उसके बाद महात्मा गांधी और आज आप कांग्रेस के साथ हैं। महात्मा गांधी जी का हत्या होता है, फिर 6 दिसंबर होता है, और 1977 में जो इलेक्शन हुआ, जो है इंदिरा गांधी जी का जो है हार हुई,
और भारत की जनमानस ने उनके विरोध खड़ा होकर वोटिंग किया था, तो ये बात हो गई। लेकिन अब वहां से बात आती है, हमारे माननीय नेता का आपने नाम नहीं, हमारे माननीय नेता ने तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे कि किस तरीके से हम आंदोलन में जाएं, और अपने बिटिया का भी नाम उन्होंने मिस्र रखा। जी बिल्कुल, तो इसीलिए हम जानना चाहते हैं, याद है, तो आज आपकी राजनीति कांग्रेस के साथ क्यों है? अब हमारी राजनीति की बात अब आई है, तो जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी और खासकर बाबरी मस्जिद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भारत में राजनीति फैलाया है, हिंसक राजनीति, और पिछले 10 सालों में सम्राट अशोक के मूल्यों से, चक्र और स्तंभ जो भारत के प्रतीक है, संविधान के प्रतीक है, इसके मूल्यों से जो है नफरत करते हैं। और इसी कारण से पिछले 10 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था हो या कुछ भी कल्याणकारी राज्य की योजना हो, इसके विपरीत जो है नरेंद्र मोदी काम करते हैं। इसलिए हमने बोला कि संविधान खतरे में है। उसी संविधान खतरे में है, ये आपका नैरेटिव आपको इलेक्शन में काम आ गया, लेकिन आप कैसे जनता को कन्विंस कर पाएंगे? हम जनता को कन्विंस इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान खतरे में कैसे है, वेलफेयर स्ट्रक्चर जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, संसाधनों पे सबका बराबर हक है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ संसाधन दिया जा रहा है, समानता, भाईचारा और आजादी की जो बात है वो तार तार हो रही है, सामाजिक क्रांति नहीं चल रहा है, और अनइक्वल सोसाइटी है। शुरुआत ही इसी बात से की थी कि कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इमरजेंसी जैसी उस आपातकाल को, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैंने शुरुआत वहीं से की। आदरणीय त्यागी साहब ने शायद उस बात पे ध्यान नहीं दिया, और मैंने कहा कि इस बात को लेके आने का अब क्या औचित्य है, क्योंकि हर साल ये तो साल दर साल 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन बहुत अब जो अघोषित आपातकाल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आज जो समस्याएं हैं वो समस्याएं उस आपातकाल को डिस्कस करने से खत्म नहीं हो जाएंगी। जो समस्याएं आज बड़े प्रगाढ़ रूप से खड़ी हुई हैं, चाहे वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आपका पेपर लीक, नीट, बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, आपकी असमानता, आर्थिक और सामाजिक असमानता जो बढ़ती जा रही है, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको सत्ता पक्ष को सामने रख के आप नहीं इस पर ध्यान दे रही है, आपका आरोप है। गुरु, सवाल ये है कि जब संविधान दिवस मनाया जाता है तो संविधान हत्या दिवस मनाने की क्या जरूरत है? संविधान दिवस का तो पर्पस यही है ना कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए, और उसके वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया जाए। नहीं मरिया, मैं आशा करता हूं आप इस बारी मुझे बोलने का मौका देंगी। देखिए, अभी हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि बीजेपी का मूल चरित्र हिंसक है। मुझे लगता है कि जिस पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं, कम से कम हिपोक्रेसी की सीमा होती है, दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा होती है। इमरजेंसी के विरोध में इनकी पार्टी की सांसद लालू यादव जी की बड़ी बेटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उनका नाम रखा गया था, और आज सत्ता लोलुपता में, सत्ता के लालच में उसी कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है जवाब आपको देने की आवश्यकता है। जब हम कहते हैं संविधान की हत्या, संविधान की आत्मा बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान के प्रस्तावना में होती है, संविधान के प्रियम्बल में होती है। उस संविधान के प्रियम्बल की हत्या 42वें संशोधन से की गई थी कि नहीं की गई थी? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो शब्द जोड़ा गया है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये कब जोड़ा गया है? 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, और हमारे ऊपर आप लगाते हैं हिंसा का आरोप। मुझे लगता है जिस पार्टी के नेता ने कहा था भूरा बाल साफ करो, एक विशेष वर्ग के लोगों के प्रति हिंसा का नारा दिया था, वो हमसे पूछ रहे हैं, हमारी पार्टी के ऊपर हिंसा का आरोप लगाते हैं। ये तथ्य विहीन है, ये तथ्य विहीन है। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा हूं मरिया, मैं बताना चाहता हूं वैचारिक हिंसा क्या होती है। आप कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे राजनीति करते हैं, ये पुस्तक पढ़ के आइएगा। लालू जी तो कर्पूरी ठाकुर जी के सगे नहीं हुए, इनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, आपने जीप देने से मना कर दिया था। तो लालू जी का असल चाल चेहरा और चरित्र, राष्ट्रीय जनता दल का असल चाल चेहरा और चरित्र से बिहार के लोग अवगत हैं। अपनी बेटी का नाम मीसा रखेंगे, लेकिन सत्ता लोलुपता में, सत्ता के मोह में उनके साथ बैठने से नहीं चकेंगे। आप कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की बात, मरिया, जुडिशियल रिव्यू के पावर को खत्म कर दिया गया था। यह बोला गया कि सरकार के निर्णय की समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकती है। देश के इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पे चुनाव धांधली का मात्र आरोप लगा नहीं था, आरोप सिद्ध हो गया था कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में धांधली की है, करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगेज हुई हैं। तो आप बार बार जो प्रश्न कर रही हैं, इसको याद करना क्यों जरूरी है? याद करना इसलिए जरूरी है कि संविधान महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, संविधान महज कागज का टुकड़ा नहीं है, संविधान हमारे संस्कार हैं। और खास तौर पे हम दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोगों के लिए संविधान एक पवित्र ग्रंथ के समान है। संविधान है, आखिरी 10 सेकंड चाहता हूं, संविधान है तब आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचती है। संविधान है तो गरीब चाय वाला देश का ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है। तो
संविधान एक पवित्र ग्रंथ है और जिन लोगों ने संविधान की हत्या की थी, संविधान की निरशंस हत्या की थी, उनको याद दिलाना बहुत आवश्यक केसी है। त्यागी जी, यहाँ पर चर्चा हो रही है और यही सुबोध कुमार मेहता ने कहा है और मेरा सवाल भी वही था गुरु से, मैं आपसे भी पूछूंगी और यही सवाल यहाँ पर सुधींद्र भदौरिया से भी पूछूंगी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन किलर डे या संविधान हत्या दिवस मनाने की क्या जरूरत है? देखिए मारिया जी, मैं इसके व्यक्तिगत नहीं वैचारिक पक्ष पे आना चाहता हूँ। अब तो मैं आज शिवसेना प्रमुख का जो प्रवक्ता हैं संजय राउत का बयान पढ़ रहा था कि उससे अराजकता फैल गई थी। तो क्या लालू जी ने, मुलायम सिंह जी ने, भदौरिया जी ने, जयप्रकाश जी ने अराजकता फैलाई थी क्या? अब तो शब्दों के भी ऐसे अवमूल्यन हो गए हैं। और मैं दोनों मेरे नौजवान दोस्त हैं, प्रदीप भी और मेहता जी भी, वो दौर ऐसा था कि हम जेल से जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी भी संभावना नहीं थी। हमारे और आपके नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनके भाई जिंदा हैं माइकल फर्नांडिस, उनके नखून निकाल लिए गए थे इस बात के लिए कि जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ है बताओ, उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश थे। लालू जी हों और आपको, तो मैं प्रदीप भाटी जी एक और चीज़ बताऊं, मुझको भी और सुधींद्र भदौरिया जी को भी और हजारों हजार कार्यकर्ताओं को पहली बार मुलायम सिंह यादव जी के हाथ से 25,000 रुपये महीने हमको जो जेल में गए हैं उनको ये राशि सिर्फ और सिर्फ देश में पहली बार मुलायम सिंह यादव जी ने दी थी। इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। असल में आप उस दौर में नहीं थे, आपके पुरखे थे जेल में, राम गोपाल जी थे जेल में, अवधेश जो जीत के आए हैं वो थे जेल में, जनेश्वर मिश्रा थे, कुंवर रेवती रमन सिंह थे, बैनी बाबू थे और ऐसी शिवानंद तिवारी थे, मेहता जी और भी 20 रामचंद्र पूर्वे थे। हम सब लोग सब साथ ही थे और उस समय कोई दोष नहीं था हम लोगों का। इंदिरा गांधी एक तो अपने परिवार का राज कायम करना चाहती थी, जिस तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ सेंटर बिल्डअप हुए थे, एक। दूसरा, जज को आप सीआईए एजेंट कह रहे थे। हम तो इंदिरा गांधी की कोठी पे हम और ये गए थे जलूस लेकर के, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, और हम पर पिटाई की। और जगमोहन लाल सिन्हा को, आप में से वकील भी होंगे, उनको सीआईए एजेंट का। तो उसको याद करना इसलिए ज़रूरी है। आपको भी कई चीज़ों की जानकारी मेहता जी नहीं है, जो जानकारी लालू जी को है, जो रामचंद्र पूर्वे जी को है, जो शिवानंद तिवारी जी को है। किस तरह की तकलीफ़ें हुई थी, कितने परिवार उजड़ गए थे, जेल में मिलने की आज़ादी नहीं थी। तो उसको इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, एक। दूसरा, लोकतंत्र कोई इंडिया की चीज़ नहीं है, दिस इज़ ए ग्लोबल फिनोमिना। मैंने आपसे बताया कि हिटलर शाही के खिलाफ पूरे ईस्ट यूरोप में जाइए आप, जगमगाते हुए वहाँ कब आज़ाद हुआ है रूस, उसको नहीं उतना जोरों से मनाते हैं जितना 9 मई विक्ट्री डे। 7.5 करोड़ आदमी हिटलर शाही में मारे गए थे, वो लोग याद करते हैं। आपको क्या दिक्कत है याद करने में? आप याद कीजिए, आपके पुरखे जेल में थे। आप याद कीजिए, उन्होंने अपनी जवानी का लंबा पीरियड जेल में गुजारा था। आप याद कीजिए कि वो मनहूस दिन कभी भी दोबारा इतिहास में रिपीट ना हो, चाहे किसी की सरकार हो और चाहे कोई भी दौर हो। तो ये शपथ लेने में कोई दिक्कत हमको क्यों? तो याद करना चाहिए, लेकिन अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कब तक रेयर व्यू मिरर में देखते हुए आगे बढ़ेगी, यही मेरा सवाल रहेगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और फिर से मैं सारे गेस्ट को बोलूंगी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा सवाल है, संविधान के असली रक्षक कौन? सुधींद्र भदौरिया जी, आप अगर वो दिन याद करते हैं, वो 17 महीने जो कहा जाता है सबसे डार्क चैप्टर है इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का और हिस्ट्री का, तो वो एक हिस्ट्री से लेसन्स लेकर आगे बढ़ने की जरूरत होती है, यही कहा जाता है। तो हम लोग हिस्ट्री लेसन्स को बार बार याद करके आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, हिस्ट्री से हमें ये भी सीखने को मिलता है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से भी हमें सीखने को मिलता है कि सत्ता का एक स्वरूप होता है। जब गैर बराबरी, अन्याय, जुल्म बढ़ना लगता है तो वो शक्तियाँ उसका विरोध करती हैं। और हमने देखा जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद कराने वाले जो बड़े नाम हैं उनमें जवाहरलाल नेहरू जी का भी है, सरदार पटेल का भी है।
धारा 144 को तोड़ने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को 1 महीने के लिए इसी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया गया। और किसने बंद किया? कितने बड़े बड़े लोग जो देश की आज़ादी के लिए और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों ने 1 महीने के लिए क्या, सेक्शन 144। मैं कहना ये चाहता हूं कि इसी वजह से धीरे धीरे ये असंतोष बढ़ता गया और तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कहना लग पड़ा कि वारे नेहरू तेरी शान और भूखा नंगा हिंदुस्तान। तो ये जो गैर बराबरी की खाई जब बढ़ने लगती है, आज भी मैं समझता हूँ गैर बराबरी है और शायद बढ़ भी रही है, तो उसके लिए जब असंतोष बढ़ेगा तो राज्य सत्ता का जो स्वरूप होता है स्टेट पावर का, वो फिर निश्चित तौर पर दमन करने की कोशिश करता है। जनता उठ खड़ी होती है। तो आपातकाल हमेशा हमें ये याद दिलाएगा कि आप दमन करके नहीं, लोगों का भला करके ही सत्ता में रह सकते हैं। सो ये हेडलाइन ग्रैबिंग एक्सरसाइज कहा है कांग्रेस ने गुरु प्रकाश पासवान, कि जब आप लोग बैकफुट पर होते हैं, नीट के लिए जवाब नहीं है। यहाँ पर आपने सुना जो समाजवादी पार्टी और आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि जब आपके पास जवाब नहीं है तो इमरजेंसी की याद कर लो और कोशिश करो कि कांग्रेस और उनके जो अलाइज हैं वो बैकफुट पे जाएं। मरिया, मुझे लगता है कल ही हम लोगों ने नीट पर 1 घंटा डिबेट किया था आपके साथ, तो ऐसा तो कहीं से प्रतीत नहीं होता कि हमारे पास जवाब नहीं है। सरकार का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में, आप जाके पढ़ सकते हैं। राधाकृष्णन समिति से लेकर के मैं ऐसे 1000 उदाहरण दे सकता हूं जहां पे सरकार सक्रिय है। और जहां तक इमरजेंसी को याद करने की बात है, मरिया, इस देश में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सिविल लिबर्टीज, नागरिक के अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो नागरिक के अधिकारों का हनन किया जाए, दहन किया जाए, मुझे लगता है कि उसको अगर हम याद करते हैं तो उसमें किस प्रकार की दिक्कत है आपको? मूल बात इतनी सी है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज जिनके आपने पार्टी में, अपने दल में इमरजेंसी लगी हुई है, एक दल में एक व्यक्ति, एक दल में एक परिवार, उसके आगे आप देखने को तैयार नहीं है। असल इमरजेंसी तो आज भी है मरिया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे, ये भी इमरजेंसी का उदाहरण है। अखिलेश यादव जी के परिवार के बाहर का व्यक्ति समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, ये भी इमरजेंसी का उदाहरण है। लालू यादव जी खुद सर्वे सर्वा रहेंगे, उनकी पत्नी नेता रहेगी विधान परिषद में, एक बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा बेटा मंत्री बनेगा, बेटी राज्यसभा जाएगी, बेटी लोकसभा जाएगी, ये भी इमरजेंसी का उदाहरण है। तो इमरजेंसी आपके व्यवहार का हिस्सा है, इमरजेंसी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो जहां भी वर्चस्ववादी की बात होगी, जहां एक व्यक्ति की बात होगी, एक परिवार की बात होगी और सत्ता को विकेंद्रित करने की बात होगी, इमरजेंसी का जो रूपरेखा है उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। उनका कहना है कि आपकी पार्टी में इमरजेंसी है। देखिए, गुरु प्रकाश जी लालू फोबिया से ग्रसित हैं, कुछ भी बात करिए लालू जी पे चले आते हैं। बात इन्होंने कही सिविल लिबर्टीज की, तालाबंदी में क्या हुआ था, उसके बाद जो है नोटबंदी में क्या हुआ, जब कृषि आंदोलन चल रहा था उस वक्त सिविल लिबर्टी की बात कहाँ गई थी, जब ये नीट के बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पूरे भारत में नीट का पेपर आउट हो गया, इनके बच्चों का सिविल लिबर्टीज का आपने बात क्यों नहीं किया? आपने अग्निवीर में जो आंदोलन चला उनके सिविल लिबर्टीज की बात क्यों नहीं की? तो सिविल लिबर्टीज के बारे में आप तो हमें ज्ञान मत ही दीजिए। जहाँ तक गुरु प्रकाश जी आपने हिपोक्रेसी की बात की थी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा हिपोक्रेट कौन हो सकता है? आप हमें ये बताइए। कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बिहार की मासूम जनता त्राहिमाम कर रही है। आपने बात की कही लालू प्रसाद यादव की, आपको पता है 2005 से लेकर आज तक लगभग 55,000 मर्डर हो चुके हैं बिहार में, लगभग 35,000 बलात्कार हो चुकी है बिहार में, कितने चोरियां और कितने जो है डकैती हो गई है, इसका जो है कॉग्निजेंस ऑफेंस का डाटा आपके पास होगा तो 4 लाख कॉग्निजेंस ऑफेंस है बिहार में, जबकि लालू प्रसाद यादव जी 2005 में छोड़ा तो 95,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस थे। तो आप किस सिविल लिबर्टी की बात कर रहे हैं? मैंने बात किया सिविल लिबर्टीज की, जो अभी गुरु प्रकाश कह रहे थे सिविल लिबर्टीज को वायलेट किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। इसी सिविल लिबर्टीज के सिविल लिबर्टीज के कस्टोडियन आप भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों पर भी ये सवाल लगातार उठता रहा है 10 साल में गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए ऐसा है मरिया, अच्छा कि आप मेरे पास आई हैं। मजदूर सुल्तानपुरी का आप नाम जानती होंगी, कितने साल जेल में बंद थे? किशोर कुमार जी का गाना चलना बंद हो गया था। देखिए, ये इस पे मेरी कोई विशेषता नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। आपके पास पैनल में केसी त्यागी जी उपस्थित हैं, भदौरिया जी उपस्थित हैं, उन्होंने बताया है। लेकिन आज की हिपोक्रेसी और दोहरे मापदंडों को एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। आपातकाल आज भी है और वर्चस्ववादी शक्तियों, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था,
देखिए यही संस्कार है राष्ट्रीय जनता दल का। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सुन रहा था। इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि आप इमरजेंसी को अपने व्यवहार में मत लेकर के आइए, अपने दल में मत लेकर के आइए। एक परिवार का जब वर्चस्व होगा, एक व्यक्ति का वर्चस्व होगा, वहां भी आपातकाल है और उस आपातकाल से लड़ने की आवश्यकता है और हम लड़ेंगे। सो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो होता है किसी त्यागी, उसका डिफरेंट फॉर्म होता है। गुरु प्रकाश पासवान ने एक एग्जाम्पल दिया, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जहां जहां पे हो रही है वो भी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मैं मारिया जी पर्सनल नहीं होना चाहता था, लेकिन मिस्टर मेहता ने नीतीश कुमार जी का जिस तरह से उल्लेख किया है तो मेहता जी, एक तो मैं बता दूं कि आपकी शायद उम्र कम है, 2005 से पहले का बिहार आपको शायद याद नहीं है। और लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार जी और शरद यादव जी और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का भी योगदान रहा है। वो कोई माँ के पेट से मुख्यमंत्री बन के नहीं आए थे। एक दूसरा, भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, जातिवाद का, और 5 बजे थाने बंद हो जाते थे। आपकी जानकारी के लिए 5 बजे थानेदार भी छोड़ के चला जाता था। कोई सड़क नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, और बिहारी होना गाली जैसा था, हट बिहारी कहीं के। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, इसने बिहार को रेस्पेक्टेबिलिटी दिलवाई है। देश में कहीं चले जाइए, नीतीश कुमार को लोग आदर और सम्मान के साथ करते हैं, वो सुशासन के प्रतीक हैं। और इस तरह की, कम से कम आपके मुंह से, आपकी और हमारी पीढ़ी में एक पीढ़ी का फर्क है, शिष्टाचार से बात करना भी थोड़ा सीखिए। आपका पॉलिटिकल कैरियर बहुत ज़्यादा है। जैसे आप नीतीश जी के बारे में जिस तरह से आपने भाषण दे दिया, ये लालू जी के मुंह से, शिवानंद तिवारी के मुंह से अच्छा लगता है, आप जैसे नौजवानों के मुंह से नहीं अच्छा लगता, जिन्होंने देखा नहीं है। ये रटे रटाई जो पढ़ते हो आप, आपको पता है देश में एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसा नेता नहीं है जैसे नीतीश कुमार हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोप उस पर लगा हो, परिवारवाद का लगा हो, जातिवाद का लगा हो, और आपके नेता पर मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मुझसे बोलने के लिए कि मैं नीतीश जी के खिलाफ बोलूँगा, आप लालू जी के खिलाफ बोलो। तो वहाँ तो पूरा परिवार जेल में है। सब सीआरपीसी की कोई धारा है जो नहीं लगी है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने मुझसे कहलवाया है। नीतीश कुमार को कम से कम ऐसी चीज़ें मत लाइए आप, समझे नहीं। हम आपके तो एक भी एमपी नहीं था पार्लियामेंट में, हम थे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। 2015 आपको याद है, हमारी वजह से आपका इतना नंबर आया। आप तो 2010 में नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं थे। तो इतनी लंबी चौड़ी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। देखिए मारिया जी, त्यागी जी सीनियर हैं, इसमें तो कोई दो डाउट है ही नहीं, एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है, इसमें कोई कहना ही नहीं है। लेकिन जब बात हो रही है डाटा की, तो डाटा बात हो रही है इमरजेंसी की, बात हो रही है और ये डिबेट आरजेडी वर्सेस जेडीयू नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रदीप भाटी के पास। मैं एक 30 सेकंड नहीं, ये आरजेडी वर्सेस जेडीयू डिबेट नहीं है। चलिए बताइए प्रदीप भाटी। देखिए मारिया जी, हिपोक्रेसी की बात अभी बीजेपी प्रवक्ता कर रहे थे, तो जो लोग आपने मुस्लिम लीग से लेके और पीडीपी तक सरकार बना रहे हो और वो बात कर रहे हो कौन किसके साथ आज है, तो ये राजनीति में अलायंस बदलते रहते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बुलडोज़र कर रही है सारे संवैधानिक संस्थाओं को। बात उस पर होनी चाहिए। अगर आपने इमरजेंसी की बात करी है तो अघोषित इमरजेंसी की भी बात करिए, अघोषित आपातकाल की भी बात करिए। जिस तरह का दो लोग, ये भी आपातकाल है गुरु जी कि ये भी आपातकाल है कि दो लोग ही सरकार चला रहे हैं और सारे निर्णय भी वही दो लोग ले रहे हैं। किस तरह से आप मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, किस तरह से अपने सीनियर नेताओं को आपने हटा के और नए नेताओं को लगाया, ये भी अघोषित आपातकाल है जो आप अपनी पार्टी में सिखा रहे हैं। तो पहले लोकतंत्र अपनी पार्टी के अंदर लेके आइए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से चुन के लाइए और उसके बाद दूसरों को ये लेसन सिखाने की कोशिश करिए। आपसे हमें सीख लेने की जरूरत नहीं है। खासकर भारतीय जनता पार्टी जितने भी 1975 से 77 नेता रहे वो समाजवादी नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नेता गिने चुने रहे थे, वो उनका भी उतना ही आदर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी। समाजवादी किसको किससे सीखना चाहिए? भदौरिया जी आप पहले बताइए, उसके बाद मैं गुरु के पास आऊंगी। किसको किससे सीखना चाहिए, क्योंकि अब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। देखिए, हमें इतिहास और समाजशास्त्र से सीखना चाहिए कि हम जब सत्ता में हों तो हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए और जिम्मेदारी भी हो, टॉलरेंस भी हो, जवाबदेही भी हो। और हमने देखा है कि जब एक
पार्टी और एक सत्ता बहुत दिन तक रहने लग जाती है तो वो निरंकुश होने लगती है। और इस निरंकुश स्वभाव को छोड़कर अगर हम देश को समृद्ध लोकतंत्र के तौर पर बनाना चाहते हैं तो हमें निश्चित तौर पर हमें वो करना पड़ेगा जिससे हम टॉलरेंस दिखाएं। क्योंकि मैंने इमरजेंसी के दौरान एक मुख्यमंत्री थे, उनका बयान पढ़ा कि हमको इस जयप्रकाश नारायण को जेल में सड़ा के मार देना चाहिए। तो ये इस लेवल का इंटॉलरेंस था उस दौर में, तो वो दौर भी हमने देखा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आगने वाली जो सरकारें हैं, पीढ़ियां हैं, उनसे नसीहत लें पर वो गलतियां फिर ना दोहराएं, ताकि हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत और हमारी आज़ादी है, लोकतंत्र है, ये जिंदा रहे, जिंदा दिली के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। एक शेर से एंड करते हैं, आपके पास भी आएंगे और केसी त्यागी जी आप भी एक शेर याद रखिए ताकि हम आपके पास आए। कुछ एक ऐसे नोट पर एंड करना चाहिए क्योंकि संविधान सुरक्षित है और उसके रक्षक कौन? मैंने अपने शुरुआती दौर में एक बयान दिया था, वो था जयप्रकाश जी का, जो मैंने मॉस्को में मैंने सुनाया था। और मेरे साथ उस समय केसी त्यागी जी थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए वहाँ से। और वो जयप्रकाश जी का बयान था क्योंकि उस समय गॉर्बाचोव का जमाना था। और हमने उस समय कहा था कि डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इज नॉट वन सोवर थिंग, इट हैज टू बी फॉट एंड वन एवरी डे। केसी त्यागी जी, मुझको ये जो सुदीन भदौरिया बता रहे हैं, बाबा नागार्जुन की कविता का ये भी हिस्सा था। हाँ। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत में डेमोक्रेसी के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब वो जेनेवा से आ रहे थे तो मुसोलिनी ने रोम एयरपोर्ट पे उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, उन्होंने मिलने से मना कर दिया और उन्हीं की पार्टी आपातकाल लगाए। तो बाबा नागार्जुन ने कहा, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधींद्र भदौरिया जी, केसी त्यागी, सुबोध मेहता, प्रदीप भाटिया और गुरु प्रकाश पासवान। मुकाबला में बस चर्चा यहीं पे ख़त्म होती है, अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं 9 मई को मॉस्को में था जहां विक्ट्री दिवस मनाया गया है। 1945 9 मई 1945 को पूरा ईस्ट यूरोप हिटलर की तानाशाही के खिलाफ जीता था। आज कोई गांव नहीं है ईस्ट यूरोप का जिस गांव में फंक्शन ना मन रहा हो, कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है। क्यों ईस्ट यूरोप के लोग 9 मई को आज ही मनाते हैं? 25 जून कोई मामूली दिन नहीं था, लोकतंत्र का गला घोटा गया था, सारी मर्यादाएं खत्म होगी। कि कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इमरजेंसी जैसे उस आपातकाल को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैंने शुरुआत वहीं से की, आदरणीय त्यागी साहब ने शायद उस बात पे ध्यान नहीं दिया और मैंने कहा कि इस बात को लेके आने का अब क्या औचित्य है, क्योंकि हर साल ये तो साल दर साल 50 साल हो गए, 60 साल हो गए और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन बहुत अब जो अघोषित आपातकाल है हम उसकी बात कर रहे हैं। आज जो समस्याएं हैं वो समस्याएं उस आपातकाल को डिस्कस करने से खत्म नहीं हो जाएंगी।